हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं, आपकी बात होती है। शबीउल हसन साहब हैं मस्कत ओमान से हमारे साथ। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ैदी साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। ज़ैदी साहब जी, आपसे थोड़ा गिला मैंने ये करना है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये अमेरिका और यूरोप और जो अरब मुल्क में रह रहे हैं जी, इनको आप लोग इनका डिफरेंस नहीं बताते आप अपने शोध में। ये अमेरिका और यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं वो ड्यूल नेशनल हैं, वो जो असल ओवरसीज पाकिस्तानी वो हम लोग हैं जो अरब मुल्क में काम कर रहे हैं जी। और हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी यही बस देखती हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी आ गया बस नाम के साथ, और जुल्फी बहारी और एक वो नील मसरत और ये जो इधर काम करने वाले हैं, ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं उधर। तो बात तो सही है। बिल्कुल इसमें जी 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 बोले। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो अरब ममालिक में काम करने वाले जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लोग काम कर रहे हैं, इनमें और जो ड्यूल नेशनल हैं उनमें कुछ फर्क बताया जाए। और ये हुकूमतें पहले सिर्फ नोट लेती थी, अब ये कहते हैं वोट भी हम लोग को दो। भाई किस लिए दो? हम लोग एक फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने मुल्क में, तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है। ये देखते हैं आप क्या बेसिकली चाह क्या रहे हैं? आपकी नुमाइंदगी ज्यादा होनी चाहिए पार्लियामेंट में या क्या चाह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होनी चाहिए। और हम तो सोच रहे हैं कि अपनी एक जमात रजिस्टर करा के पाकिस्तान में हम लोग हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा कर दें। बिल्कुल करें जनाब, आपका हक है। अब तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक भी मिल गया है, तो आपका हक बिल्कुल पहले जैसे आपने कहा आप तो पाकिस्तानी ही हैं, तो लिहाजा बिल्कुल आपकी बात बजाए। तो शबीउल हसन साहब, आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को प्रेफर कर रही है या उनके साथ ज़्यादा ताउन कर रही है जो अमेरिका, यूरोप या ऐसे ममालिक में है बनस्बत जो गल्फ़ में है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मीडिया भी उनको ही दिखा रहा है। सिर्फ वो लोग हुकूमत के नगमे गा रहे होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, उनके पास ड्यूल पासपोर्ट मौजूद है, वो अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो उनको कुछ नहीं गाया था। हम लोग जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अरब मुल्क में काम कर रहे हैं, हम लोग को कोई बंदा नहीं ना दिखाता है, ना मीडिया दिखाता है, ना गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोचती है। अगर इधर कोई बंदा, कोई मजदूर, कोई लेबर शहीद हो जाता है किसी अपने ड्यूटी के, हम लोग भी बॉर्डर पर लड़ने वाले किसी फौजी से कम नहीं है। हम लोग पैसे कमा के मुल्क को दे रहे हैं, खजाने से पैसे नहीं ले रहे हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही। और इधर अगर कोई बंदा शहीद हो जाता है, कोई अपना उसके बीवी बच्चों का कोई कुछ पैकेज उनको भी दे दे गवर्नमेंट, कोई कुछ ना कुछ उनके लिए भी करे। ये हमारी डिमांड्स हैं बेसिकली, जो कोई मीडिया नहीं दिखाता किसी जगह। ठीक है, आपके तवस्सुत से हमारे तवस्सुत से ये बात पहुंच जाएगी, इनको पहुंचनी चाहिए, और आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। होपफुली देखें और वाकई आप क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो आपका ये तो ड्यूल नेशनल भी यही है। बस मसला ये होता है कि जो यूएई वगैरह में ज़ाहिर है उनको वहाँ बोलने की इतनी इजाज़त नहीं होती, बट दे कैन स्पीक टू अस। हाँ देखिए, आई मीन लेकिन इनकी मेन इनका जो पॉइंट है वो सही है, बिल्कुल एग्री ही करना होगा। नंबर गेम में भी ज़्यादा है। हाँ नंबर में, और इवन जो रेमिटेंसेज आती हैं वो सबसे ज़्यादा तो वहीं से आती है ना जी, शोर कम। हाँ बिल्कुल यही है। रहील अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राहिल साहब जी, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, मैं बात करूंगा ये जो कल फाइनेंस बिल सप्लीमेंट्री वो जो है ये बिल पास हुआ है, इसमें एक बात करूंगा, ये हुकूमत के लिए कोई विन विन पोजीशन नहीं है। और अपोजिशन को भी पता था कि ये बिल पास होना है ताकि अपोजिशन को कुछ अपोजिशन करने का मौका मिल जाए। और जो महंगाई का तूफान आएगा जी, सब लोग देख रहे हैं जो आएगा में अगले 1-2 महीने के अंदर, उसके बाद यही होगा कि हुकूमत को खुद पता चल जाएगा कि जी जो बड़े अभी खुश हो रहे हैं कि जी हमने बिल पास करवा लिया, सारा कुछ कर लिया। केपीके में हाल देख लें कि अवाम ने उनको इस महंगाई की वजह से बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। मैं मिसाल दूंगा अपने, क्योंकि हम डिफेंस में रहते हैं। 12 सितंबर को हमारे लोकल बॉडी सीबीसी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे। पीटीआई जो डिफेंस क्लिफ्टन की एलीट क्लास कहलाती, उन्होंने भी पीटीआई को वोट नहीं दिया। पहले 2015 में उनके 6 काउंसलर थे, अब रह के 2 रह गए। बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम देखें इस वक्त क्या, मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ कि मैं देख के हैरान हुआ कि पहले जो था मिडिल क्लास फैमिली के लोग, डिफेंस में 2 सिग्नल हैं, तारिक रोड, भादराबाद, 4 जगह पे मैंने देखा, वो आके आपसे मदद मांगते हैं, भीख नहीं मांगते। पढ़े लिखे लोग हैं,
अच्छी फैमिली के रखते हैं, सरप्राइज पोस्ट पर वो कहते हैं कि जी महंगाई ने हमें मार दिया, हमारी इतनी तनख्वाह थी, हम गुजारा नहीं कर सकते, आप थोड़ी हेल्प करें। देखिए ये पहला है, लॉ कानून ये देख लीजिए इस मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा जो है, अगर ये पाकिस्तान की आवाम का जो सब्र का पैमाना है ये बस्ट हो गया और ये बाहर निकला है, तो जो हाथ सर पे है वो भी अपनी बैरकों में भागेगा, बाकी लोग भी भागेंगे। आखिरी बात मैं करूंगा कि जो मुझे खतरा महसूस हो रहा है, अल्लाह मियाँ मेरे मुंह में खाक डाले कि कई इमरान खान पाकिस्तान के गोरबाचोव तो नहीं साबित होंगे। बहुत शुक्रिया। खैर वो तो बहुत आगे की बात है कि लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम की बात की है वो बिल्कुल जायज़ है। अभी मैं देख रहा था, फराज खान है, बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, तो अभी 2 हफ्ते हुए हैं ना नए साल को, अबाउट 7 मर्डर्स हुए हैं, यही स्नैचिंग। परसों तो तीन तो परसों ही हुए थे, और खासतौर पे वो बेचारा शाहरुख जो जिसका वलीमा था एक दिन के बाद। लूट मार के भी ज़बरदस्त तरीके हैं। सुपर हाईवे पे है ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ वीकेंड पे अमूमन रश होता है, जगह ही नहीं मिलती। तो बहुत ही मतलब फनकार लोग थे। 4 दरवाजे थे उस रेस्टोरेंट के, चारों पे खड़े हो गए वो, अंदर 5-6 लोग गए और उन्होंने इत्मीनान से एक टेबल को तबीयत के साथ जो है किया और उसके बाद निकल लिए। अच्छा, बदकिस्मती शहर की ये भी है कि बाकी जगह सेफ सिटी है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, कैमरास लगे हुए हैं। अभी मैं देख रहा था शाहजेब खानज़ादा ने भी आज शो इसी पे किया है। अच्छा। कि क्या है तो रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ पर सेफ सिटी जिस शहर में होना चाहिए वहीं अभी तक लेकिन सेफ सिटी भी तो सिलेक्टिव है ना सर। हाँ, कुछ ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें मतलब वो कैमरे की आंख आपको नहीं देख रही। नहीं वो तो चलो कैमरा शर्मा जाता है, वो अपने मुंह में डालता है। कैमरे की आंख जो है विंक कर जाती है बेसिकली। वो कहते हैं ना कि मतलब मोमिन अपनी आंखें नीचे कर लें, तो कैमरा भी मोमिन नहीं है वो भी। हालांकि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इशारा किस तरफ है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं पूछ रहा। मुनीर अब्बासी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। जी अब्बासी साहब फरमाइए। सर ये तो बहुत यार गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने, तो क्या कर रहे हैं ये सियासतदान हमारे जितने भी हैं। आप नहीं देख रहे वो क्या कर रहे हैं? आप भी देख रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं। यही तो देख रहे हैं भाई, आप थोड़ा सा ज्यादा रोला डाला करो। आप मीडिया वाले तो पहुंच सकते हो, हम तो गरीब लोग पहुंच भी नहीं सकते। गरीब लोग क्या देख रहे हैं ये बताएं, गरीब लोग क्या देख रहे हैं ये बात हमारी यार प्लीज इन तक पहुँचाएं, ताकि जनाब ये लोगों को, जनाब इन गरीबों का, चलो हम कारोबारी बंदा तो कुछ कर सकता है, 50,000 रुपए वाला भी भाई गुजारा नहीं कर सकता। नहीं। अब्बासी भाई आपके ख्याल में उनको पता नहीं है ये सारी बातें? जी उनको पता नहीं है, लेकिन मैं इनको पता है, लेकिन पता नहीं हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। मुल्क का दिवाली यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। इतना जुल्म कर दिया, इतना जुल्म। यकीन करो कि हम लोगों पिस के रह गए हैं। जहाँ भी कोई गरीब, चलो हम लोग मैंने मजदूरी, हमारी तो शॉप है, हम गुजारा कर सकते हैं। हम सिर्फ गरीबों के लिए बोलते हैं यार, गरीब क्या करेगा जो हमारे से नीचे वाला तबका, वो क्या कर रहे हैं यार। ये तो इतना जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं कि हद से भी बढ़ गया है ना। सही बात सर। गरीब का भाई ये प्लीज मैं आप भाइयों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, जितना रोला डाल सकते हैं डालें, इतना करें ताकि गरीबों का, आपको ये समझो कि हुजूर पाक की जनाब, ठीक है, हम डर के मारे ये भी नहीं कह सकते अब्बासी साहब के सबर कर लें, क्योंकि फिर हुकूमत सबर पे भी टैक्स लगा देगी 17%। हाँ, तो वो जो है ना मसला हो जाएगा। हाँ, नहीं सिर्फ 2 ग्राम से ऊपर की जो सबर है ना उसके ऊपर। हाँ जी, ऐसा ही कुछ है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, कौन है भाई? साहब थे ना, अली रजा साहब। अली रजा साहब, हेलो जी। हेलो जी सर, जी अली रजा साहब कैसे हैं? लास्ट ईयर हमें बात हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहने की बात है कि अंडे पे से WTO पे से हटा दिया है टैक्स, मगर कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं है, समझे ना। वो तो उन्होंने जो कीमत पाकिस्तान में बढ़ती है वो कम नहीं होती, तो तय बात है, वो तो वहीं की वहीं जा रही है। अच्छा, अब वो जो जैसे कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम वो सारे के सारे इसी पे से हो रहे हैं, अब तो बाहर निकलने में भी डर लगता है कि कौन किस बेस में है और क्या कर लेगा, और सही बात है, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है ना। और घर में आदमी क्या खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, क्या लूट मार होगी, क्या दूसरे छोटे मुल्कों में सुना करते थे अफ्रीका वगैरह में कि बेकरियां निकली गई, जो हो गया वो हो गया, क्या ऐसा हो जाएगा खुदा ना खास्ता, या मदीना सिटी ऐसा है या मदीना शहर ऐसा है, ऐसा तो नहीं था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। क्या होगा पता नहीं, क्या क़यामत के आसार हैं, क्या होगा। ठीक है दादा भाई, जाहिर है गरीबों के लिए तो हैं क़यामत के आसार, क्या कहें। अगले कॉलर कौन है? मसला पता है क्या है कि कभी कभी क़यामत भी ना कंटिन्यूअस होती है।
आप कयामत से हम रह रहे होते हैं, हमें एहसास नहीं होता। हाँ, आपको पता नहीं, कयामत से कयामत तक ऐसा ही कुछ सीन है। वकास सिद्दीकी हैं कराची से। जी वकास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपसे 2-3 इशू पे बात करना चाहता था, क्योंकि आपके उससे कि आपकी आवाज़ पहुंच जाती है हम लोगों की, तो जी जी आज बहुत टाइम है सर, आप जी भर के बातें करें। सर एक ये कि इमरान खान साहब ने कही हाउसिंग स्कीम लॉन्च करी है पूरे पाकिस्तान में, तो सर उसके लिए ये कराची के अंदर ये ज्यादातर लीज जो है 80 to 85% KMC की है। सही है सर। ये यहाँ पे बैंकों में मैं खुद गया हूँ, मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, सिंध पुलिस में से मेरा ताल्लुक है। ओके सर मैं खुद लोन लेने गया तो वहाँ से मेरी तकरीबन 35 लाख रुपए से उन्होंने अप्रूवल करा, लेकिन उन्होंने ये शर्त रख दी है कि आपकी जो लीज होनी चाहिए ना वो इसकी DHE की या LDA की होनी चाहिए। सर कराची में 85% लीज KMC की है, उसके ऊपर वो लोन नहीं दे रहे। सही। और पूरा कराची में अक्सरियत यही है। एक इशू ये था सर, ये अच्छा वकास, ये एक ही बैंक है या तमाम बैंकों की ये? नहीं सर, ये मैं नेशनल में भी गया हूँ, इसके अलावा मैं HBL में भी गया हूँ, जितने भी बैंकों में गया हूँ उन्होंने मुझे ये कहा कि सर हमारी जो शर्त है इसके अंदर ये है कि KMC लीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो KMC का असल में KMC ने की जो है ना रिकॉर्ड भी ऐसा है कि जिसकी वजह से शायद बैंक्स वो कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। बहरहाल एक हुकूमती इदारा, एक हुकूमती पॉलिसी है, उसको फॉलो करना चाहिए। सैलरी से जाहिर सी बात है लोन कटेगा, तो मेरे को तो एज ए मेरी जो नौकरी है उसके ऊपर आप दे रहे हैं, तो उससे KMC का क्या ताल्लुक है? अगर मैं कोई घर खरीदता हूँ तो आपके पास फाइल भी रखवाने को तैयार हूँ, तो सर वो सैलरी से भी मैं पेड करूँ। एक इशू ये था सर। दूसरा ये कि ये इमरान खान साहब ने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं वहाँ के ऊपर, सर इससे अच्छा ये हो जो ये इजाफी हमारी जो वजारतें बनी हुई हैं और इजाफी हमारे जो इदारे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनको मराद भी मिल रही है और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में या उनकी लाखों रुपए में तनख्वाह है, तो सर वो अगर कम कर दें तो गरीब के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगा। अच्छा ठीक सही है। वही तो ये कर रहे हैं मतलब आप कैसे कर रहे हैं? जो वो इदारों की बातें कर रहे हैं, ओवरऑल सारे हुकूमती इदारे ही हैं ना, जो तकरीबन 400 के करीब इदारे या तो इन्होंने खत्म किए या मर्ज कर दिए हैं। हाँ, ये भी हुआ है। चलो ठीक है, गरीबों का बोझ तो हाँ नहीं, वो ट्रांसफर नहीं होता। अगला क्या जी इमरान, सॉरी अगले कॉलर का नाम बता देंगे दोबारा? मोहम्मद इमरान है लाहौर से। जी इमरान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बात कर रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं बेसिकली थोड़ा सा ये एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे बात करना जी जी जरूर। मैंने देखा कि मीडिया पे ना एग्रीकल्चर और इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई बात भी नहीं होती, बहुत कम, अभी सुना भी नहीं है, बहुत कम ना होने के बराबर। जी हाँ, अभी इन्होंने तहरीक इंसाफ ने नेशनल प्रोग्राम फॉर वाटर फोर्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज 2 स्टार्ट किया, जो कि पहले मुशर्रफ ने स्टार्ट किया था जी ऑल ओवर पाकिस्तान, सिंध के अलावा बाकी इस पे बहुत काम हो रहा है। इसके अलावा CRBC चश्मराइट बैंक कनाल, जलालपुर इरिगेशन कनाल सिस्टम, मुरंज डैम कनाल सिस्टम, ये सारे नए काम हैं जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, इन मेरा यही एक यानी कि सजेशन यही है कि इन प्रोजेक्ट्स पे भी बात होनी चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी आगे हमारा एक मेजर चैलेंज। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। फूड सिक्योरिटी साथ साथ पानी का जो इतना बड़ा मसला आएगा या ऑलरेडी मौजूद है वो अपनी जगह है। तो हमारे साथ अगले कॉलर अभी तो मेरे ख्याल में शायद नहीं है, लेकिन आ गए हैं। सोहेल अहमद साहब हैं कराची से। जी सोहेल। वालेकुम अस्सलाम। मैं असल में एक बहुत मेन पॉइंट आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। जी। नंबर 1 ये है कि जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर प्राइम मिनिस्टर स्कीम जो है उसके तहत जो कराए गए थे, जो बैंकों को टारगेट्स दिए गए थे, मेजॉरिटी बैंक्स ने उनको अभी तक अचीव ही नहीं किया है। मतलब कहने का मकसद ये है कि एक तो चले प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को मराद फराहम की, मगर उसकी कोई गवर्नेंस ही नहीं है। मतलब क्योंकि बैंक्स का उसमें इंटरेस्ट कम है तो बैंक उसको सेल ही नहीं कर रहे, और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे कि ये एरिया ब्लैकलिस्ट है, ये एरिया ब्लैकलिस्ट है, फला ब्लैकलिस्ट है, मतलब हजार बहाने बना दिए क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा ना, यही है ना, या कम प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो अपनी सेल्स टीम्स को प्रॉफिट्स नहीं दे रहे।
तो इस वजह से ये प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए आप चलिए ठीक है, पिछली हुकूमतों पे कई इल्जामात और बहुत हक़ाइक़ सब सुन लिया हमने, चले वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने खुद नाफिज किया उसको तो प्लीज पूरी ट्रू स्पिरिट के साथ नाफिज करवा लें। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फीते काटने से कुछ नहीं होना ना, जब तक आपने इसकी मैकेनिज्म नहीं डेवलप की। नहीं, और जो प्रोजेक्ट जो आपने स्टार्ट किए हैं, ये हाउसिंग स्कीम है या फॉर दैट मैटर कामयाब जवान प्रोग्राम है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। मुझे याद है जब ये हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई थी तो जाहिर है बड़ी अच्छी स्टेप थी, और उस वक्त इसकी मैकेनिज्म भी सामने नहीं थी। तो एक काफ़ी मेरे जरा सड़ा हुआ दोस्त है फाइनेंशियल सेक्टर में, उसने कहा कि ये चलेगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों यार, इतना अच्छा काम है क्यों नहीं चलेगा? उसने कहा कि यार क्योंकि जो आपने बैंक्स के थ्रू ही चलाना है ना, तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उनका फायदा ही नहीं है, वो नहीं करेंगे, और हजार तरीके वो एक कागज बढ़ा देंगे। हाँ यही है। अब्बा के जूते के तस्मे का नाप लेके। हालांकि ये है कि अच्छा नहीं है आपके पास आपका अब्बा के जूते के चश्मे का नाप, सॉरी सर एप्लीकेशन रिजेक्टेड। इस साल जो है 70% बढ़ी है क्रेडिट लाइन, जो ओवरऑल फिगर्स आए हैं। पहले पिछले साल 393 बिलियन था, इस दफ़ा जो है 1017 बिलियन के क्रेडिट दिए हैं लोगों को। ये बात नहीं है कि क्रेडिट नहीं मिल रहा, लेकिन जाहिर है किस तबके को मिल रहा है सर, वो ज़्यादातर बिजनेसमैन है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा उनको मिलता है जिनको क्रेडिट की जरूरत नहीं होती, होती है, यू नो। एंड अगेन देखें, अगेन अब आप बैंक्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते सर, अब बैंक के बिजनेस है यार। खान साहब को कोई बताया ना जाता नहीं, लेकिन देखें, एक बात तो खान साहब ने ये अच्छी की कि उन्होंने स्टेट बैंक के थ्रू बैंक्स को कहा है कि आप ये जो हाउसिंग स्कीम है 5% इनका लोन होगा, और वो उन्हें फॉलो करना है। अब नहीं कर रहे, वो बहाने लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये स्टेट बैंक को देखना होगा, लेकिन इनिशियली जो वज़ीर आज़म की हाउसिंग स्कीम है उसमें लोगों को 5% पे मिले हैं। एंड क्रेडिट लाइन हैज़ इंक्रीज, जैसे मैं बता रहा हूँ 393 बिलियन से 1017 बिलियन हो जाना कोई वो कम बात नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो। अब मुझे नहीं पता कि क्योंकि ज़ाहिर है इस पूरी बिल की तफसीलात अभी तक नहीं पड़ी, जो स्टेट बैंक का जो इकोनॉमी वाला बिल है, इसके बाद क्या हुकूमत डायरेक्ट कर भी सकती है स्टेट बैंक को कि आप ये करें या वो करें? नहीं, मतलब स्टेट बैंक ने आगे डायरेक्ट करना है। नहीं, तो माय पॉइंट इज कि स्टेट बैंक को भी तो कोई कहेगा ना। ये नया स्टेट बैंक जो है ना, इसकी बात हो रही है। ये आजाद कल से जो वजूद, ये आजाद स्टेट बैंक जो है ना, वो तो कहेगा कि नहीं हम क्यों करें, फिर क्या करोगे? चलिए एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं मुजम्मिल शफी साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बस गुजर रही है सर, बैठे हुए हैं। करना चाह रहा था आपसे जी। सर हम लोग हर टाइम जो है हुकूमत को ब्लेम करते रहते हैं और इस तरह के इश्यूज को हम लोग ऊपर लेके आते रहते हैं और इसी में हम लोग पिसते रहते हैं। हम लोग क्यों नहीं यूथ एम्पावरमेंट की बात करते? हम क्यों नहीं उनको जो है अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट करते? आप और मैं इस प्लेटफॉर्म पे, आप मीडिया पे बैठे हुए हैं, आप बहुत ही जबरदस्त वे में बात कर सकते हैं यूथ को एम्पावर करने के। अच्छा, मसलन जब हम बात करते हैं यूथ एम्पावरमेंट की, प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है आपकी नजर में? प्रैक्टिकली उनके लिए फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए, उनके लिए मसले क्रिएट ना किए जाएं। मैं एक बैंक में जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मसला हो जाएगा अगर मैं उनको कहता हूँ ना आप मेरा अकाउंट ओपन करें, कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेके आऊँ? अगर एक प्लेटफॉर्म है वो मुझे कहता है कि हम आपको कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। इस तरह के छोटे छोटे माइनर इशू हैं हमारे पाकिस्तान में। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं प्रोडक्शन के हवाले से। मैं खुद अभी सिर्फ 26 साल का हूँ। इस टाइम मैं 2 स्टार्टअप छोटे रन कर रहा हूँ जिससे मैं नौकरी से ज्यादा कमा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमा रहा हूँ, लेकिन जो भी है स्टार्टअप देख लिया, मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया, जॉब से बेहतर है। अब जबकि मैं भी 1 से 2 एम्प्लॉयज को मैंने हायर किया हुआ है। तो अगर आप जैसे 3 हैं, आप लोगों के बहुत ही ज्यादा यूथ पे इन्फ्लुएंस है, अगर आप बात करेंगे मेरी बात से ज्यादा अहमियत आपकी बात की होगी, इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि रोज आप 3 से 4 मिनट जो है ना बिजनेस स्टार्टअप के हवाले से बात करें। शाम सरवर को आप लाइव कॉल पे ले लें या रेहान अल्लाह वाला को ले लें, आजाद चाय वाला को ले लें। हम लोग एक बड़ी पॉजिटिविटी इस मुआशरे में आप लोग ला सकते हैं। आप 3 चेहरे हैं, मैं अपने काफी अरसे से देख रहा हूँ, मुझे खुशी होती है और आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है बात करने की।
आई थिंक पॉइंट आपका डेली जो है ना स्टार्टअप के हवाले से बात करें और हमारे यूथ मुजम्मिल आप जो है ना कोशिश करें कि आप हम अपने प्रोड्यूसर से कहते हैं कि आपका नंबर ले ले, विल गेट टू यू आफ्टर द शो, मे बी आज रात नहीं तो कल ज़रूर वी विल कॉल यू एंड विल गेट दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हम स्टार्टअप्स को तो खुद ढूंढते रहते हैं और शोकेस भी करते हैं बहुत। और ये जो जिस मसले की तरफ आपने इशारा किया है ना मुजम्मिल साहब, 100% ये बात आपकी दुरुस्त है। और इनफैक्ट आपको याद होगा कि अब मुझे नहीं याद है कब, लेकिन फ्रीलांसिंग और इस तरह की चीज़ें पर किया था और किया था। ये अब एग्जैक्ट टर्म भूल गया हूँ, लेकिन जो बैंक्स की जो एक बहुत एक पुरानी सी सोच है ना कि आपको भाई अगेन जॉब आपको चाहिए वो 9 to 5 वाला और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो और उसकी सैलरी स्लिप हो, इससे आगे जानते नहीं। मैं अभी पढ़ा था कहीं कि शमशाद अख्तर साहिबा जी हाँ वो किसी कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी और वो कह रही थी कि मैं पिछले 4 दिनों से अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के चक्कर में हूँ। मेरा बैंक अकाउंट शमशाद अख्तर, आप सोच सकते हैं, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान। तो एक मसला ये है, इसके साथ 1000 और भी मसले हैं, लेकिन यू आर राइट, ये जो पूरा माइंडसेट है और जो पूरा पैराडाइम है इसको तब्दील करने की जरूरत है। अब आप और हम तो सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि वी कैन हैव some bankers we should। ये by the way हमने एक दफा प्लान किया भी था, because again if you are a woman और आपको लोन चाहिए तो यार वो एक अलग अजाब है। नहीं गाड़ी चाहिए तो आपको जो है ना वो मर्द गारंटर्स लेके आने पड़ेंगे आप ही के घर के। और अगर आप सिंगल वुमन हैं तो इन आप सब कहाँ का से नाम ना मोहम्मद बिन सलमान को फौरन भेजो, वो सेट कर देगा। बिल्कुल समझ नहीं आई इस बार। अच्छा स्टार्टअप है, कोई बात नहीं। तो वो आप इनसे नंबर ले लीजिएगा भाई। तो बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। इसका मतलब क्या था? हाँ नहीं चलिए वो बाद में कर लेंगे ना यार। नहीं ताकि ये जो बेजा किस्म की पाबंदियां हैं वो तो वन विंडो ऑपरेशन का ख्याल है ना, वो सेट कर देगा इन सब। अब ठीक, अगले कॉलर कौन है? अगले कॉलर नंबर ले लीजिएगा मुजम्मिल। बदर मुनीर साहब हैं पेशावर से। जी बदर भाई। वालेकुम मुबशिर साहब, वालेकुम अस्सलाम साहब और जरार साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। I love your program. I'm actually a former UN diplomat. I have worked with the UN for 20 years abroad. Oh, wonderful. It's regarding the सरकार मैं अंग्रेजी नहीं समझता, मेरी खातिर उर्दू बोल रहे हैं। अच्छा सर, मैं पठान हूँ, मेरी उर्दू पे आप जरा हाँ जी। कोई बात नहीं है सर, कैसी बात? मेरी कौन सी अच्छी है सर? जी सर। साहब बेसिकली हर वक्त कहते हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तान के एम्बेसडर है, हम बेशक से और अपने पैसे पाकिस्तान में लाए, इन्वेस्टमेंट करे। 2014 में हम एक फ्रॉडी के हाथ चढ़ गए, कोई करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके, और हजारों इफेक्टिव है और हजारों ओवरसीज पाकिस्तानी का ग्रुप है। इस्लामाबाद में 11 में एक फॉर्चून एम्पायर के नाम से जो आकिल करीम रेड्डी साहब का भांजा है। ओके। अब हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना इन्फ्लुएंशियल है, एफआईआर हमने कर ली, कोई हमारा सुनने वाला पुरसान हाल नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए हमने जो बच्चों के लिए कमाए थे इन्वेस्ट कर दिए। 2014 में हमने अपार्टमेंट्स ले ली फुली पेड, और 2017 की उसकी कंप्लीशन डेट थी, उसमें जो उनके एग्रीमेंट और बुक्स थे। आज तक वो सीडीए ने बंद किया था, उनके साथ चीफ जस्टिस साहब ने किया था, बंद ने दफ्तर बंद कर दिया। वहाँ पे टावर्स अभी इस वक्त बेसमेंट के लेवल पे है, वही टावर्स जो 2017 में कंप्लीट होने थे, जो हमने वापस आके अपने बच्चों के लिए रिहाइश के लिए था। तो हम वंडर कि अब हमारी ये आपका मैंडेट है, या अगर हमारी रेस जरा वॉइस कर ले, पीएम साहब तक पहुंच जाए कि आप तो एक साइड पे हमें कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पैसे ला के अपने मुल्क में इन्वेस्ट करे, इसके बाद हम क्या लाएंगे और क्या इन्वेस्ट करेंगे जो हमने कमाए थे 20 साल में। समझ गए बदर साहब, समझ गए बदर साहब। और बदकिस्मती से काश मैं कह सकता कि आपकी एक वाहिद इस तरह की कॉल आई है, हमें अक्सर आती रहती दर्जनों के हिसाब से। और अच्छा, इसमें ये भी आप नहीं कह सकते कि आप देख के इन्वेस्ट करें। अगर पावरफुल ग्रुप है, रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप है, फोर्सेस का ग्रुप है, ओवरसीज का और लोकल हुकूमती इदारे का ग्रुप है, सबको वहाँ बेचारे जो ओवरसीज बैठे हुए हैं वो तो ये देखेंगे ना कि अगर साउंड ग्रुप है, रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप है, एनओसी है, तो यहाँ जो लोकल बंदा है वो भी तो यही देखता है। बिल्कुल वही फर्क पता है क्या है? लेकिन लोकल तो सर जा सकता है, कम से कम जा करके वो धरना दे सकता है। क्या करें, वो धरना दे सकता है, ये क्या करेंगे? ये बस इतना ही फर्क है कि वो वहाँ के जाके वक्त डाल सकते हैं, ये हमें कॉल कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस। वक्फा ले लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। शहाब अख्तर साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक चीज मालूम करनी थी कि ये NCOC का जो खबरों में आता है कि आज इतने मरीज आ गए ओमिक्रॉन के और इतने लोग मौत की वादी में चले गए, तो NCOC ये नहीं बताता कि ये लोग जो मरे हैं इन्होंने क्या वैक्सीन लगाई हुई थी या नहीं लगाई थी, ताकि लोगों को वैक्सीनेशन की अहमियत का तो पता लगे कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी क्या वही मरते हैं या वैक्सीन वाले भी मर जाते। ये कभी नहीं बताते। जी जी जी, इसमें मैं अर्ज करता हूँ कि जो अब तक वर्ल्ड वाइड जो सूरत हाल आई है, तस्वीर सामने आई है, उससे पता ये चल रहा है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, दीगर मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मरने का रेशो उनका बहुत कम है उनकी निस्बत जिन्होंने वैक्सीनेशन ही नहीं करवाई और उन्हें ओमिक्रॉन हो जाए। ये है। हाँ, लेकिन उनकी बात भी सही है। लेकिन आपकी बात ये सही है कि NCOC को ये चीज़ वाज़ेह करनी चाहिए और बार बार, ताकि लोग ज़्यादा वो हों, क्योंकि आजकल मैं यही सुन रहा था कि जो बूस्टर डोज है उसके लिए बहुत कम लोग जा रहे हैं। ओके। उसके लिए, और मैंने कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ भी सुने, वो कह रहे हैं कि यार हम फारिग बैठे होते हैं और लोग नहीं आ रहे, जो कि बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। तशवीश छोड़े, बेवकूफ़ी की बात है यार। आई मीन, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ, पता नहीं कहीं छुपे हुए बैठे होते हैं, कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। यार क्यों? आपको मतलब कौन से कोई पैसे दे के लगानी पड़ रही है यार? जब डॉक्टर फारिग बैठे हैं, हाँ, तो ये इन्होंने ये क्यों पख लगाई कि 30 साल से ऊपर के लोग ही बूस्टर लगवाएं? भाई खोल दें फिर। नहीं, अब तो मेरे ख्याल खुली है। नहीं, 30 से ऊपर के लिए 18 से ऊपर का कर दें। हाँ, अब अगर ये मेरे ख्याल रिवाइज कर देंगे एटलीस्ट। इस चीज में है कि NCOC का जो प्लेटफॉर्म है और जो डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं, पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं जहां उनको जरूरत पड़े, और ये भी इस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही है कि भाई आपके पास बूस्टर पड़े हुए हैं, लोग आ ही नहीं रहे, तो 18 तो खोल दो, कोई मसला नहीं है। सही है। सॉरी, फारूक इमाम साहब हैं कराची से। इमरान साहब हैं कराची से। जी फारूक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आपका एक कॉलर थे मुजम्मिल साहब जो स्मॉल बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। जी। मैं भी 15 साल से कर रहा हूँ, एक मतलब छोटा बिजनेस है, 8-10 एम्प्लॉयज है। ओके। लेकिन इतना थका देने वाला FBR का सिस्टम है कि मुझे नहीं लगता कि कोई नया बिजनेसमैन जो छोटे पैमाने पे इनको सह पाएगा, इनके कवानीन को या इनकी, तो इसको एक सादा सा कोई ऐसा प्रोसीजर बनाए, जैसे दुबई में मैंने देखा है कि सिंपल सा एक ही टैक्स कटता है, सबको पता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन यहाँ कानून समझने के लिए एक आम आदमी, बिल्कुल मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मुझे कभी कोई नोटिस, मतलब समझ ही नहीं आता किस चीज़ को भरे। GST वक्त पे भर रहे हैं, हर चीज़ वक्त पे भर रहे हैं, लेकिन फिर भी वही नोटिस ऐसे ही आते रहते हैं। अब एक नया बिजनेसमैन जैसे वो कह रहे हैं कि वो स्टार्ट करना चाहिए यार एक को बिजनेस, तो बिजनेस करने के लिए अगर आप टैक्स पेयर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक बिल्कुल सादा सा कोई हल हो जो कि एक आम आदमी भी समझ सके। लेकिन उसके लिए तो इतनी मोटी किताब है FBR की कि एक आम आदमी या एक अच्छा अकाउंटेंट भी नहीं समझ सकते। बात तो सही है, ठीक बात है। इसीलिए लोग फिर FBR का एक बंदा पकड़ लेते हैं जो सादा तरीके से समझा देता है कि किस तरह होना चाहिए, मतलब विद नो ऑफेंस। लेकिन बिजनेसमैन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप जाएं तो वो दो चीज़ें और पकड़ लेते हैं, और जो पेमेंट्स का ख़ास तौर पे फ्रीलांसर्स और जो ये है उनकी पेमेंट्स का इतना बड़ा इशू है कि बाहर से कोई तरीका अगर सादा बना दे तो फिर उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है ना सर। वो तो फिर क्या करें। एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, मुझे याद नहीं किसने कहा कि द ब्यूरोक्रेसी एक्सपैंड्स टू मीट द नीड्स ऑफ द एक्सपैंडिंग ब्यूरोक्रेसी। हाँ so, यही है। तैयब अली जी, दुश्मन। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं कराची औरंगी टाउन से बोल रहा हूँ जी। मेरा उम्र 61 साल। ओके। इस 74 सालों में मैंने आज तक किसी हुक्मरान को ये नहीं कहते सुना है कि इसराइल को कबूल किया जाए। इस हुकूमत ने तो इसराइल को कबूल करना ही करना है, और मैं कहना चाहता हूँ इत्तेहादी को, इत्तेहादी माँ का दूध पी के इनका पेट नहीं भरा है, ये हुक्मरान के साथ चिपक के हड्डियाँ चूस रहे हैं। आज ये हट जाए और ये हुकूमत का खात्मा हो जाए। सर कोई हल है ही नहीं है। चले, लेकिन ये कि देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी एजम्पशन होगी,
लेकिन अभी तक तो वज़ीर आज़म कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ ने फ्लोट किया था ये। हाँ, हर कुछ साल ये चीज़ फ्लोट होती है, जो अभी तो इस हुकूमत में भी फ्लोट हुई थी। और क्योंकि कुछ अरब ममालिक ने किया है तो ये और चीज़ बलून हुई कि अच्छा अब अरब ममालिक ने कर लिया है तो इसका मतलब है हमारे पास। लेकिन अभी हाल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो एक अलग डिबेट है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मुझे तो कम से कम 5-10 साल नहीं लगते, और वो भी बहुत शराइत और ज़वाबित। फौरी स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक ज़रूरत भी नहीं है। नॉट रियली। पिंडी से, रावलपिंडी से हैं शाहिद अली जी। शाहिद साहब, शौकत अली साहब, सॉरी जी। शौकत भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुस्तफा खान साहब से मैं ज़रा बात करना चाह रहा। जी जी। मैं तो इनकी बीबीसी से वो प्रोग्राम बड़े सुना करता था, उसमें तो हमारे गांव में बिजली दी थी जी, तो बड़े ख़ास प्रोग्राम थे। आजकल इनके एक्सप्रेस में काला भी पढ़ता हूँ। तो बात यह है कि मैं एक साबका एयरमैन हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स का जी, और मेरी पेंशन है आज दिन तक 13,000 रुपया, और 3 आदमियों को मैं कफील हूँ। मुझे कोई बजट बना के ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट बता दे जो मेरा बजट बना दे। और वसतुल्ला साहब, आप ये कॉलम में भी इस पे जरा कुछ रोशनी डाल दीजिएगा कि जो 13 जिन्होंने 1971 वार में, उसमें भी हमने हिस्सा लिया है, और बड़ी मुश्किल से आज दिन तक 13,000 रुपया पेंशन है। तो इसका वसतुल्ला खान साहब कॉलम भी एक लिख दीजिएगा, और नहीं पेंशनर्स के तरीका भी बता दें। तरीका बता दें सर। तरीका क्या बताएं? कुछ तो बताओ यार, पूछ रहे हैं। पेंशनर्स के ज़ाहिर कॉलम लिखा जा सकता है, तरीका क्या बताया? 13,000 का बजट जो है, लियाकत बलोच ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी कि जी 25,000 का कोई बजट बना के दिखा दें, कैसे हो सकता है 4 अफराद के घर का। आज तक उसका फैसला तो नहीं आएगा भी नहीं, वो कैसे होगा? आ ही नहीं सकता। 500 रुपए का अगर दूध का डब्बा 501 का है, ये वो है। नहीं, वो 200 ग्राम से कम। और मेरे ख्याल में लॉयर ने वो 25,000 डेली का जो बजट बनाया होगा उसके बाद इस पिटीशन का, वो जाहिर इसी वजह से नहीं हो रहा। लॉयर साहब को ही पकड़ो। हाँ, अरशद महमूद हैं जी हमारे साथ जी, इस्लामाबाद से। जी अरशद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वसीउल्लाह खान साहब, मुबशर ज़ैदी साहब और इज़रार खोड़े साहब, मेरी तरफ से आपको बहुत सलाम। और मैं मुतवातिर आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। मैं सर जस्ट शॉर्ट एंड सिंपल बात करूँगा कि हमारे मुल्क में बेसिकली जो जुडिशली सिस्टम है हमारा, इस मुल्क में अगर जिस मुल्क का कोई कानून नहीं है, मेरे ख्याल में वो मुल्क कभी भी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। जहाँ पे किसी को डर ना हो, आगे आप देखें पीछे देखें क्या हो रहा है हमारे साथ। वैसे इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब माशाल्लाह तरमन अल्लाह साहब काफ़ी अच्छे फैसले ले रहे हैं, तो पता लगता है कि कुछ एक चीफ जस्टिस है पूरे मुल्क में, जो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। तो बाकी देख लें कि सर हमारी जुडिशली का हाल देखें कि वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक इन्होंने फैसले किए। कोई मतलब ये है कि इन्होंने ना गरीब के लिए काम किया है और ना ही इन्होंने कोई हक पे फैसले दिए। तो जो आजकल के हालात हैं, एक गरीब में एक सिंपल आपको मिसाल देता हूँ, मैं अपनी भी इसमें हूँ, कि एक 5 मरले का घर गरीब आदमी बनाता था, और वो देखें आज सीमेंट किधर है और सरिये के रेट किधर है। उससे भी इस हुकूमत ने हमें जो है ना लाचार और मजबूर कर दिया है। तो गरीब तो बिल्कुल एक किस्म का बिल्कुल ही रुल गया है। तो बस यही है कि ये हमारी किधर है सुप्रीम कोर्ट, किधर है हमारी ये जज, कि ये कोई हमारे गरीब का कोई मतलब परेशानी हाल ही नहीं है इस दौर में। जी बिल्कुल ठीक है। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बात की, तो उनकी आला कारकर्दगी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट तक अभी वो पहुंच नहीं पा रहे। हाँ ये भी है। और इसी बात पर एक वक्फा ले लेते। वेलकम बैक। उबैद नबील साहब हैं हमारे साथ कराची से। जी उबैद। वालेकुम अस्सलाम।
सर आप सबको बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें लंबी ज़िंदगी दी। और मैं मुशर्रफ से शुरू करना चाहूँगा 2002 के पीरियड से। जी इजाज़त है? ज़रूर, आपकी मर्जी सर। मुशर्रफ की टीम माशाल्लाह से इमरान खान साहब ने सिलेक्ट करके 2018 में माशाल्लाह से वज़ीर आज़म सिलेक्ट कहिए ना। तो इनका जो प्रोग्राम था कि मुशर्रफ ने जिस तरह इंडस्ट्री की तरफ और दूसरी चीज़ों की तरफ ग्रूम पे लेके गए थे, जॉब क्रिएशन, IT वगैरह, इस तरह जो लेके गए थे मुल्क को ऊपर लेके गए थे। जॉब क्रिएशन बहुत सारी हुई थी, महंगाई भी बढ़ी थी, लेकिन लोग रोजगार से लगे। इस दौर में जो है ना बेरोजगारी और जॉबलेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी बिल्कुल पूरे मुल्क में। 2016 में जब ये पानामा का केस आया था तो मैंने बहुत अच्छा उठाया कि नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी है XYZ। आप यकीन करिएगा 40 से 50 हज़ार महीने की का काम मेरे पास आउटडोर सर्विस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, UPS वगैरह का मेरे पास काम आ जाता था। आप यकीन करिएगा उसके बाद से डाउनफॉल होते होते अभी मेरे पास 10,000 रुपये महीने का भी काम नहीं। अब आप बताएं ये मुल्क कहाँ जा रहा है। और दूसरा ये कि आज और कल इन्होंने शायद खिताब में मुझे कहा है, मैंने तारीख नहीं देख सका, कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए। गुज़िश्ता 3.5 साल से ये इंडस्ट्री कहाँ लगा रहे हैं। सारे नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट हैं, कोई पूरे मुल्क में मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया, कोई भी XYZ। ठीक है, बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन एवरीवेयर, जाहिर है लोग परेशान हैं। कामरान अली हैं हमारे भाई, बात भी है नवाबशाह से। जी कामरान, हेलो कामरान अली सर। प्रोड्यूसर साहब कहाँ है कामरान साहब? अच्छा, इख्तियार इमाम हैं कराची से। जी इख्तियार साहब। जी इख्तियार साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम टीम को मेरा मतलब कि बहुत बहुत सलाम हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग मिलके कर रहे हैं। जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आप भरपूर अंदाज में तवज्जो दे रहे हैं, भरपूर अंदाज में। क्योंकि मैं एलाइट बैंक का एक रिटायर्ड अफसर हूँ और यूँ समझ ले कि 3,800 मेरी पेंशन बनती है। और 17 जनवरी 2020 को यानी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एलाइट बैंक के खिलाफ फैसला दिया और पेंशन के हक में फैसला दिया। लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। और यूँ समझ ले कि बैंक कोई ना कोई डिले टैक्टिक्स यूज कर रहा है हर जगह। और आए दिन लोग दुनिया से जा रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे डिले टैक्टिक्स कंटिन्यू यूज हो रहा है। अगर इस पे थोड़ा तवज्जो दिलवा दें तो समझ ले कि बहुत दुआएं मिलेंगी, बहुत दुआएं। ठीक है, बिल्कुल। मैं रजिस्ट्री में भी हम लोग एहतजाज कर चुके हैं। जी इख्तियार भाई, आपका तो मसला शायद रीसेंट है। नेशनल बैंक के पेंशनर्स जो बेचारे 4 साल से एक सिर्फ रिव्यू पिटीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, अक्सर सलीम साहब रावलपिंडी से कॉल भी करते हैं। तो ये मसला फिर क्या कहें, लेकिन जुडिशरी को देखना चाहिए। पेंशनर्स जो हैं पूरी उम्र उन्होंने किसी इदारे को दी है और अब इस तरह ख्वार होते हैं। अब जब भी ये बात होती है ना, तो एक ही जवाब में ख्याल, अब तो 100 बार ये बात की होगी इसी शो पर कि जो नहीं पेंशन देना चाह रहे, चाहे वो बैंक हो या वो कोई और दूसरा इदारा हो, पूरे उनका तो प्लान ही यही है ना कि ताख़ीर करते रहें ताकि पेंशनर ही इस दुनिया से चले जाएं। ना पेंशनर बचेंगे, ना पिटिशन होगी और फिर बस केस क्लोज्ड हो गया। PTCL के स्ट्रेटजी ही यही है ना सर, स्ट्रेटजी ही यही है, तरीका ही यही है, गोल ही यही है। कामरान अली नवाबशाह से। जी कामरान। अंजुम बशीर है कराची से। आज हम सिर्फ कामरान भाई को याद ही कर रहे हैं। अंजुम बशीर है कराची से। जी अंजुम, वालेकुम अस्सलाम। जी अंजुम साहब, मेरा तो इस तरफ तवज्जो दिलाने का है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कराची के अंदर गैर कानूनी जो तामीरात हो रही हैं जी उसके ऊपर फैसले दे रहे हैं और वो डिमोलिश भी करा रहे हैं कुछ सीधा लोग। लेकिन जो गली गली महल्ले गैर जरूरी और गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, मतलब ग्राउंड प्लस 5 से 120 गज में और 200 गज में ये पोर्शन बन रहे हैं और ये आज भी उसी रफ्तार के साथ बन रहे हैं जैसे कि 2 साल पहले या 4 साल पहले बन रहे थे। इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोर्शन वाइज रजिस्ट्री होती है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस के लोग इसकी रजिस्ट्री करते हैं, वो रजिस्ट्रार
बिल्कुल उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो जो रजिस्ट्री पे, पहली बात तो वो रजिस्ट्री होती ही नहीं है, और उसके ऊपर जो सेल डीड रजिस्ट्रार जो सेल डीड करता है उसके ऊपर वो सब्जेक्ट लिख देते हैं सब लीज, और लोग जो है इतने भोले हैं या वो है कि वो उसको सब लीज को रजिस्ट्रार के पास जाकर जो है वो करवा लेते हैं। जो काम 60,000 में सेल डीड होना चाहिए वो 3-3 लाख रुपए में होता है, और फ्लोर वाइज पोर्शन जो है बिक रहे हैं, और इसके डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई रजिस्ट्रार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। इतनी धड़ल्ले के साथ वो भत्ता लेके जाते हैं, और बिल्डर जो है वो बना बुनू के बेच के चले जाते हैं, बाद में लोग उसको भुगतते रहते हैं। इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जो है वो कम से कम डिपार्टमेंट की तो बात करें कि ये लोग कर क्या रहे हैं। बात तो उन्होंने अपनी कोशिश तो की, लेकिन ये है कि जहाँ गली गली ये काम हो रहा है तो जाहिर है एक मिसाल तो बनाने की कोशिश की, चाहे वो नेस्ला टावर हो, तिजोरी हाइट्स हो, या फॉर दैट मैटर अलादीन पार्क का डिबेटेबल है कि क्या वो हो सकता था। बहरहाल मतलब अब हर एक अनफॉर्चुनेटली अब हर एक पोर्शन के ऊपर आप सो मोटो आप किसी भी मसले का एक धागा खींचे ना वो पूरा का पूरा थान खुल जाता है। यही है, स्वेटर क्या कराई है ना, बंदा क्या करे। सही बात, ऐसा ही है, पूरा आशियाना सेंटर बन जाता है आपके इर्द गिर्द। हाँ जी, अख्तर रजा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मुर्शिद भाई जी, मैं कराची से अख्तर रजा बात कर रहा हूँ। जी जी। ये बताना ये था कि जी सुरजानी टाउन पे कब्जे बहुत जोरदार तरीके से हो रहे हैं। जी। सेक्टर 15 पर पूरी बाउंड्री वॉल खिंच चुकी है, अंदर असला बरदार लोग बैठे हुए हैं और सब सत्तू पी के सो रहे हैं, और बकाया सुरजानी टाउन के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स में कब्जे हैं बड़े जोरदार तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही है। है। कोई देखने वाला नहीं है। और एक मेरी और गुजारिश अगर आप सुन लें कि EOBI जी जी गरीब लोग हम जैसे 66 साल उम्र है हमारी, 8,500 रुपए पे सब कर लो। 25 रुपए का पत्ता है पैराडॉल का। सही बात। अभी भी आवाज बंद है मेरी, अभी और बढ़ेगा। 8,500 रुपए में सारे काम कर ले, और फवाद चौधरी साहब को बताएं कि सब कुछ 8,500 में हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। लोगों को क्या जवाब देंगे ये अल्लाह को। मैं आज ये सारे स्लोगन जो है ना इनके, जी जी, मदीने की रियासत। जी सर, वो जाहिर है, वो आपको भी पता है, वो एक सियासी नारे के तौर पे इस्तेमाल होता है। मदीने की रियासत कैसे बन सकती है? चौधरी का नाम इन्होंने अच्छा लिया। क्या उन्होंने सबसे कहा था ना कि बनी गाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक का जो हेलीकॉप्टर में ईंधन जलता है 50 रुपए 55 फी किलोमीटर। बड़ा तारीखी जुमला था वैसे। आज सुप्रीम कोर्ट में ये कराची के धर्मशाला की हियरिंग हुई थी, जिसके ऊपर शानदार प्लाजा खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा, मतरूका वक्फ इमलाक वाले आए, उन्होंने कहा जी आप, उन्होंने कहा जी पुरानी था, अब क्या करें, मतलब हाँ। और वहाँ पे तो उन्होंने कहा यार 1932 से एक धर्मशाला था, ये किसकी जिम्मेदारी थी कि उसको प्रोटेक्ट करता। तो चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि फिर इस तरह तो सारी पुरानी इमारतें गिरा दे आप, अगर वही है, अगर यही ठीक है। आओ यार, बुलडोजर सामने खड़ा हुआ, मैं साहब कह रहे हैं कोर्ट ही बुलडोजर में आया हूं सर कि कहीं आप मतलब अगर आप कहीं निकल जाए यहाँ से तो मैं आपकी भी ये कोर्ट को भी गिरा सकते हैं। ऐसे ही इनका यही है। इनफैक्ट अभी मारवी मजहर साहिबा ना, आपको पता है काफी वो एक्टिव है कराची के मामलात में और बहुत और चीजें। तो उन्होंने एक बड़ा एक खूबसूरत तो नहीं, काफी खौफनाक था, थ्रेड किया था ट्विटर पे हेरिटेज बिल्डिंग से। बिल्कुल बोले तो उसको अगले हफ्ते उनको वैसे बुलाए। ये सुनने वाली कहानी है, सुनने वाली कहानी। कौन है? अनीसुल इस्लाम होगा, अनीसुल इस्लाम है, रियाद सऊदी अरब से। जी अनीस भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मैं सिर्फ इतना सर्च करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये मालूम नहीं कि ये कोई नई चीज आई है। ये नादरा के पास मैंने कुछ 4 महीने पहले अपना रिन्यूअल ऑफ नाइकॉब जो होता है ना, उसके लिए एम्बेसी में पैसे जमा कराए थे और वो किया, वो एप्लीकेशन डाली थी, उसका जब वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। और मैं जब बात फोन करता हूँ या ईमेल पे बात करता हूँ, वो सॉरी स्काइप पे, तो वो कहते हैं कि जी आपकी एंसेस्ट्री या फैमिली कंपोजिशन चाहिए। अच्छा चलें साहब, मैं 65 साल का होने वाला हूँ और यकीनन
मेरी एक फैमिली है, एक बीवी है, 2 बच्चे जी। लेकिन कहते हैं ये बीटा कैटेगरी है, एक अल्फा कैटेगरी है, जो 31 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था जी, वो उनकी भी कैटेगरी वो चाहिए। प्लस मेरी वाइफ से ये कहा गया है कि आपके फादर जो 21 साल पहले इंतकाल कर गए थे और वो फॉरेन सर्विसेज में पोस्टिंग थी, तो उनका पासपोर्ट और पोस्टिंग ऑर्डर भी प्रोवाइड कीजिए। कमाल है, मतलब ओवरसीज वालों का मतलब ये किस तरह के सवाल किए जा रहे हैं? काम क्या है कि रिन्यूअल ऑफ नाइकॉप है, रिन्यूअल के लिए सिर्फ मांगा जा रहा है। मैं अनीस भाई मैं अंदाजा लगा सकता हूँ दादा जान तक नहीं पहुंचे। हाँ यार, ये भी हो सकता है। कौन है? तारिक मलिक, हालांकि वो तारिक बहुत मलिक साहब जरा तवज्जो कीजिए, अगर आप तक ये बात नहीं, उनको टैग कर दूंगा। अच्छा, टोरंटो कनाडा से कॉल है, लेकिन अब चले मंसूर शाहिद साहब हैं टोरंटो कनाडा से। जी मंसूर साहब, मजीद शाहिद साहब, मजीद शाहिद, सॉरी, वालेकुम अस्सलाम जी मजीद भाई। थोड़ा सा 1 या 2 मिनट में जी जी सर, वक्त कम है, अगर काइंडली अपने पॉइंट पे रहिएगा जी। पॉइंट पे ही, मैं रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हूँ और मैंने ये 1994 में मेरे ससुर और मेरी बीवी ने जमीन खरीदी 50,000 रुपए एकड़, DHA में वो आ गई 2004 में। कहाँ पे सर? हम अमीर हो गए सर, कहाँ पे, किस जगह? ये DHA फेज 7 में। फेज 7 में, ठीक है, कराची, कराची लाहौर, अच्छा लाहौर में, ठीक है, प्लाट मिल गए, हम अमीर हो गए। हम लोगों ने कारोबार शुरू कर लिए। 2009 में नैब एक इंक्वायरी करता है हमारी, और उन्होंने हमारे बीवी मेरी के नाम पे इंक्वायरी की, कोई ट्रांजैक्शन के नाम पे, तो उन्होंने हमें लेटर दे दिया कि आपके कारोबार जेन्युइन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2013 में मेरे नाम पे इंक्वायरी की उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि जी आपकी क्लोज है, आपके तो ऑलरेडी इंक्वायरी हुई है। ठीक है। 2016 में फिर दोबारा उन्होंने शुरू की, तो एंटी करप्शन ने मुझे बरी कर दिया। ठीक है। 2019 में फिर उन्होंने इंक्वायरी की और मैं कहा कि जी ये क्लोज है, ये तो खत्म हो गई। ठीक। 2019 में एक और इंक्वायरी शुरू की और उन्होंने कहा जी ये आपके नाम पे अब इंक्वायरी होगी और वो एसेट आपके हैं। फिर उन्होंने 2021 में फिर दोबारा उन्होंने क्लोजिंग रिपोर्ट दे दी IW3 ने, लेकिन वहाँ पे जो लीगल डिपार्टमेंट है उन्होंने भी कहा कि जी ये ठीक है, क्लोज करें। ठीक है। लेकिन DG ने कहा कि नहीं जी ये दूसरा सेक्शन करेगा। अब वो दूसरे सेक्शन में फिर चली गई है। अब मुझे नहीं समझ आती कि हम लोग 2.5 साल से ख्वार हो रहे हैं, टैक्स मनी है, सारा कुछ टैक्स, 34 करोड़ अब तक मेरे बच्चे टैक्स दे चुके हैं, हम घर से बेगारू हुए हैं। मतलब एक मिसाल ये है कि मेरी बेटियों को उसके नाना ने उस वक्त जमीन दी, वो 50,000 को 2 लाख की होगी, वो उनको प्लाट मिले, वो भी बेचारियां वो ज़ाहिर अपने घरों की हैं, तो उनको ये था कि हमारे प्लाट है, तो उन्होंने जहाँ पाबंदी लगाई हुई है, अकाउंट पे पाबंदी, कारोबारों पे पाबंदी। चेयरमैन को हमने लेटर लिखे कि जनाब हमें मिल ही लें, वो कोई नहीं मिलती। नहीं, बहुत ही सारा मतलब बहुत खसूसी शफ़क़त है। हाँ। अच्छा, इस माशरे में, हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अगर आप ईमानदार हैं और आपने सब चीज़ें, तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपके लिए ही है। आपकी, आप ईमानदार क्यों हैं? हाँ, ये तो है। बहरहाल जनाब, इसी नोट पर पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव तो नहीं, आपने कह दिया कि ईमानदार क्यों है, तो पीर को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।